क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया के सबसे सफल सीईओएस में से एक, जिसने अपनी कंपनी की वैल्यू 20 गुना बढ़ा दी, वो अपना सारा अनुभव सिर्फ एक किताब में कैसे समेट सकता है? चाहे आप अपना करियर शुरू करने वाले एक नए एम्प्लॉय हो या अपनी टीम को लीड करने वाले एक मैनेजर, बिजनेस की दुनिया में हर रोज नए चैलेंजेस आते हैं। सही लोगों को हायर करना, मुश्किल बातचीत करना, प्रमोशन पाना या अपने करियर का अगला कदम तय करना, ज्यादातर लोग ये सब ट्रायल एंड एरर, गलतियां करके से सीखते हैं और इसमें अपने कई महीने और साल बर्बाद कर देते हैं। जिन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से एक बनाया, अपनी किताब विनिंग में अपना पूरा बिजनेस और करियर प्लेबुक शेयर करते हैं। इस ऑडियो में हम 20 रियल वर्ल्ड लेसन्स कवर करेंगे, लीडरशिप से लेकर हायरिंग तक और स्ट्रेटेजी से लेकर अपना करियर नेविगेट करने तक। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मिशन एंड वैल्यूज। एक मिशन स्टेटमेंट सिर्फ पोस्टर पर लिखी हुई अच्छी लगने वाली लाइन नहीं होनी चाहिए। उसे सिर्फ एक सवाल का जवाब देना चाहिए, हम इस बिजनेस में कैसे जीतेंगे। वैल्यूज भी जेनेरिक नहीं, बल्कि ऐसे स्पेसिफिक बिहेवियर्स होने चाहिए जो कंपनी में सफल होने वाले लोगों को सही से डिफाइन करें। राइटर बताते हैं कि ज्यादातर कंपनियों की मिशन स्टेटमेंट्स इतनी वेग होती हैं कि वो किसी भी कंपनी पर फिट हो सकती हैं, जैसे हम एक्सीलेंस के लिए कमिटेड हैं। ऐसी लाइनें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं बताती। असली मिशन क्लियरली डिफाइन करता है कि मार्केट में जीतना कैसा दिखता है। वैल्यूज भी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि ऐसे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स होने चाहिए जिन्हें एम्प्लॉयज रोज अपने काम में देख सके और फॉलो कर सके। जी कंपनी में राइटर ने अपने मैनेजर से पूछा कि उनका मिशन क्या है, तो ज्यादातर के जवाब बिल्कुल जेनेरिक थे। जब उन्होंने फोर्स किया कि मार्केट में जीतने का एग्जैक्ट तरीका बताओ, तब जाकर क्लैरिटी आई, और वही क्लैरिटी टीम्स को सही डायरेक्शन देती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर एक कंपनी का मिशन है वर्ल्ड क्लास सर्विस देना, तो ये बहुत वेग है। वही दूसरी कंपनी का मिशन है रिस्पॉन्स टाइम को पूरी इंडस्ट्री में सबसे फास्ट बनाना। ये स्पेसिफिक और मेजरेबल है और टीम को एग्जैक्टली पता है कि क्या करना है। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के हिसाब से स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल्स हवा हवाई बातों से कहीं ज्यादा मोटिवेशन और फोकस पैदा करते हैं। अपनी टीम या खुद के मिशन को इस सवाल से टेस्ट करें, क्या ये सच में बताती है कि हम कैसे जीतेंगे, या ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली लाइनें हैं? आज ही अपनी मिशन स्टेटमेंट को स्पेसिफिक और एक्शनेबल बनाएं। अपने 7 दिन के प्लान में अपनी टीम के मिशन को रिव्यू करें, उसे हम कैसे जीतेंगे के रूप में फिर से लिखें और टीम का फीडबैक लें। अगले 30 दिनों में अपनी वेग वैल्यूज को स्पेसिफिक बिहेवियर में बदलें और उसे रोजमर्रा के फैसलों में लागू करें। रोज खुद से पूछें कि क्या आज आपका काम आपके मिशन से अलाइन था, और विचार करें कि क्या आपका मिशन सच में आपको जीतने का रास्ता दिखा रहा है या सिर्फ पोस्टर पर अच्छा लग रहा है। चैप्टर 2, कैंडर यानी खुला और ईमानदार कम्युनिकेशन बिजनेस की सबसे अंडररेटेड सुपर पावर है। जब लोग सीधी बात करते हैं तो फैसले जल्दी होते हैं, प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होती है और भरोसा बढ़ता है। राइटर का मानना है कि कैंडर की कमी कॉर्पोरेट दुनिया की सबसे बड़ी छुपी हुई कमजोरी है। लोग मीटिंग्स में अपनी असली राय नहीं देते और फिर बाहर जाकर कॉरिडोर्स में असली बात करते हैं। ये फेक हार्मनी, झूठी शांति फैसलों को स्लो करती है और समस्याओं को छुपाती है। जब किसी भी संस्था में कैंडर कल्चर बनाया जाता है, जहां लोग बिना डरे अपनी सच्ची बात कह सकें, तो काम की स्पीड और क्वालिटी दोनों बढ़ जाती है। एक मीटिंग में एक जूनियर एम्प्लॉई अपनी असली चिंता इसलिए छुपा लेता है क्योंकि वो सीनियर लीडरशिप की बात काटना नहीं चाहता। महीनों बाद वही बात एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। लेकिन जब कंपनी कैंडर कल्चर अपनाती है, तो वही एम्प्लॉई अगली बार अपनी बात खुलकर रखता है और प्रॉब्लम समय से पहले ही सॉल्व हो जाती है। एक टीम मीटिंग में सब ठीक है बोलते हैं, जबकि प्रोजेक्ट लेट चल रहा होता है। दूसरी टीम में कैंडर कल्चर है, वहां एक मेंबर खुले तौर पर कहता है, हम डेडलाइन मिस कर देंगे,
अगर हमने प्लान चेंज नहीं किया। इसके बाद टीम तुरंत अपना प्लान सही कर लेती है। साइकोलॉजी की साइकोलॉजिकल सेफ्टी रिसर्च के अनुसार जब लोग बिना जजमेंट के डर के अपनी ईमानदार राय दे सकते हैं तो टीम की परफॉर्मेंस और इनोवेशन दोनों में जबरदस्त उछाल आता है। अपनी अगली बातचीत या मीटिंग में एक ईमानदार राय रखें जिसे आप नॉर्मली बोलने से हिचकिचाते हैं। अगले 7 दिनों में अपने इस पैटर्न पर ध्यान दें और रोज ईमानदारी से फीडबैक देने की प्रैक्टिस करें। 30 दिन के अंदर अपनी टीम में कैंडर को बढ़ावा दें और मुश्किल बातचीत से भागने के बजाय उसका सामना करें। रोज खुद से पूछें कि क्या आज मैंने अपनी सच्ची राय दी या उसे छुपा लिया, और सोचें कि आपने मीटिंग में अपनी कौन सी सच्ची राय को बोलने से रोक लिया था। चैप्टर 3, डिफरेंशिएशन, भेदभाव नहीं, सही पहचान। कोर सबको एक जैसा ट्रीट करना सुनने में फेयर लगता है, लेकिन असल में सबसे अच्छे परफॉर्मर्स को अलग से पहचानना और मराब काम करने वालों को साफ साफ फीडबैक देना ज्यादा फेयर और इफेक्टिव है। बिजनेस की दुनिया में इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। डीप राइटर अपना मशहूर 20-70-10 मॉडल समझाते हैं। टॉप 20% परफॉर्मर्स को एक्स्ट्रा रिवॉर्ड और ग्रोथ के मौके दें, मिडिल 70% को और बेहतर बनाने पर काम करें, और बॉटम 10% को ईमानदारी से बताएं कि उन्हें सुधार की जरूरत है या फिर उन्हें कोई और रास्ता देखना चाहिए। यह तरीका सुनने में थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है, लेकिन राइटर का तर्क है कि सबको एक जैसा मानना असल में टॉप परफॉर्मर्स को डिमोटिवेट करता है और नराब काम करने वालों को उनकी असलियत से बचा लेता है। एक कंपनी में सब कर्मचारियों को एक जैसा अप्रेजल और ग्रोथ दी जाती थी, जिससे टॉप परफॉर्मर्स फ्रस्ट्रेट होकर कंपनी छोड़ने लगे। जब कंपनी में डिफरेंशिएशन लाया गया तो अच्छे काम करने वालों ने अपनी वैल्यू महसूस की और वो रुक गए। वहीं खराब काम करने वालों को साफ फीडबैक मिला, जिससे या तो उन्होंने खुद में सुधार किया या फिर समझ गए कि ये काम उनके लिए नहीं है। एक मैनेजर अपनी टीम में सबको बराबर बोनस देता है। अच्छा काम करने वाला और एवरेज काम करने वाला दोनों बराबर रिवॉर्ड पाते हैं। वहीं दूसरा मैनेजर टॉप परफॉर्मर्स को साफ तौर पर ज्यादा रिवॉर्ड देता है। इससे दूसरे मैनेजर की टीम में मोटिवेशन और लोगों के टिके रहने की दर, रिटेंशन, कहीं ज्यादा होती है। ये मनोविज्ञान की इक्विटी थ्योरी से जुड़ा है। जब लोग देखते हैं कि उनके एक्स्ट्रा एफर्ट को पहचाना नहीं जा रहा है और सबको एक जैसा ही मिल रहा है, तो उनका मोटिवेशन गिर जाता है। एक्शन अपनी टीम में टॉप परफॉर्मर्स को साफ तौर पर पहचाने और उन्हें रिवॉर्ड दे। खराब परफॉर्मेंस वालों को इग्नोर करने के बजाय उन्हें ईमानदार और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे। आज ही अपनी टीम के किसी टॉप परफॉर्मर के पास जाएं और उनके किसी खास काम का नाम लेकर उनकी तारीफ करें। चैप्टर 4, वॉइस एंड डिग्निटी, आवाज और सम्मान। कोर हर एम्प्लॉय को, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, अपनी बात कहने का हक है और उनके साथ पूरे सम्मान, डिग्निटी के साथ पेश आना चाहिए। जब लोग अपनी बात रख पाते हैं और रिस्पेक्टेड महसूस करते हैं, तभी वो अपना सबसे बेस्ट काम दे पाते हैं। डीप राइटर बताते हैं कि बहुत सी कंपनियों में सिर्फ सीनियर लीडरशिप की राय को अहमियत दी जाती है। ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले एम्प्लॉयज के पास कई बार बहुत काम की जानकारी होती है, लेकिन उन्हें सुनने का मौका ही नहीं मिलता। वॉइस एंड डिग्निटी का मतलब है हर लेवल के इंसान को ईमानदारी से सुनना और उन्हें इज्जत देना, चाहे उनकी पोजीशन कुछ भी हो। ये सिर्फ अच्छा बॉस बनने के लिए नहीं है। ग्राउंड लेवल के कर्मचारियों के पास अक्सर बिजनेस के सबसे कीमती आइडियाज होते हैं। एक फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर के पास सालों से काम को बेहतर बनाने का एक आइडिया था, लेकिन कभी किसी ने उससे पूछा ही नहीं। जब कंपनी ने एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जहां हर कोई अपना आइडिया शेयर कर सकता था, तब उसी वर्कर का आइडिया लागू हुआ और कंपनी के लाखों रुपए बचे। एक मैनेजर सिर्फ सीनियर्स की मीटिंग में दूसरों की बात सुनता है। दूसरा मैनेजर हर लेवल के इंसान से एक्टिवली उनकी राय मांगता है। दूसरे मैनेजर को हमेशा बेहतर समाधान मिलते हैं और उसकी टीम काम में ज्यादा जुड़ाव, एंगेजमेंट महसूस करती है। ये संगठनात्मक व्यवहार
ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की एम्प्लॉय वॉइस रिसर्च से जुड़ा है। जब कर्मचारियों को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है तो काम के प्रति उनका कमिटमेंट काफी बढ़ जाता है। एक्शन अपनी टीम के हर मेंबर से, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर, लगातार उनकी राय मांगे और उसे सच में ध्यान से सुने। शुरुआत आज ही करें। अपनी टीम के सबसे जूनियर मेंबर के पास जाएं और किसी काम पर उनका आइडिया या राय पूछें। चैप्टर 5 लीडरशिप। कोर अच्छे लीडर्स सिर्फ अपनी खुद की परफॉर्मेंस नहीं देखते, वो अपनी टीम को ग्रो करने, उन्हें एम्पावर करने और उनके लिए एक विजन क्रिएट करने का काम करते हैं। लीडरशिप टाइटल से नहीं, बल्कि आपके बर्ताव, बिहेवियर से आती है। डीप राइटर समझाते हैं कि असली लीडरशिप खुद पर फोकस, सेल्फ फोकस्ड नहीं होती। एक लीडर का काम है अपनी टीम की ग्रोथ को मुमकिन बनाना, उनमें कॉन्फिडेंस जगाना और उन्हें क्लियर डायरेक्शन देना। जो लीडर्स सिर्फ अपना कंट्रोल बनाए रखने में बिजी रहते हैं, वो अपनी टीम की क्षमता, पोटेंशियल को बांध कर रख देते हैं। एक नया लीडर अपनी टीम को माइक्रो मैनेज करता है और सब कुछ खुद कंट्रोल करता है। इससे टीम की ग्रोथ पूरी तरह रुक जाती है। लेकिन जब वो अपना तरीका बदलता है, टीम को ओनरशिप देता है, उन्हें गलतियों से सीखने देता है, तो टीम की परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस दोनों कई गुना बढ़ जाते हैं। एक मैनेजर सारे फैसले खुद लेता है और टीम सिर्फ उन फैसलों पर काम करती है। दूसरा मैनेजर अपनी टीम को फैसले लेने, डिसीजन मेकिंग में शामिल करता है और उनकी ग्रोथ को प्रायोरिटी देता है। लॉन गटर में दूसरी टीम ज्यादा काबिल और आजाद, सेल्फ सफिशिएंट बन जाती है। ये सर्वेंट लीडरशिप की रिसर्च से जुड़ा है। जो लीडर्स अपनी टीम की ग्रोथ को प्रायोरिटी देते हैं, उनकी टीम्स में भरोसा और परफॉर्मेंस दोनों हमेशा ज्यादा होते हैं। एक्शन आज अपनी टीम के किसी एक मेंबर को कोई फैसला खुद लेने दे, बिना बीच में बोले इंटरवीन किए। खुद से पूछें, क्या मैं अपनी टीम को ग्रो कर रहा हूं या सिर्फ कंट्रोल कर रहा हूं? चैप्टर 6 हायरिंग, सही लोगों को चुनना। कोर सही लोगों को हायर करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे जरूरी काम है। सिर्फ स्किल्स नहीं, बल्कि इंसान का कैरेक्टर, एनर्जी और कंपनी की वैल्यूज के साथ फिट देखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि एक गलत हायर की कीमत कंपनी को बहुत भारी पड़ती है। डीप राइटर हाईलाइट करते हैं कि हायरिंग में गलतियां बहुत महंगी पड़ती है, ना सिर्फ पैसों के मामले में, बल्कि टीम के मोराल और समय के मामले में भी। वो सुझाव देते हैं कि हायरिंग में सिर्फ रेज्यूमे और स्किल्स नहीं, बल्कि कैंडिडेट की ईमानदारी, इंटेग्रिटी, एनर्जी और कंपनी की वैल्यूज के साथ उनका तालमेल भी परखा जाना चाहिए। एक कंपनी सिर्फ स्किल्स के आधार पर एक बहुत टैलेंटेड लेकिन नेगेटिव एनर्जी वाले इंसान को हायर कर लेती है। उसकी एनर्जी पूरी टीम को ड्रेन कर देती है। दूसरी बार वो कंपनी इंसान के कैरेक्टर और एनर्जी को प्रायोरिटी देती है। नया एम्प्लॉय पूरी टीम को ऊपर उठाता है, भले ही उसकी टेक्निकल स्किल्स थोड़ी कम हो। एक इंटरव्यू लेने वाला शख्स कैंडिडेट से सिर्फ टेक्निकल सवाल पूछता है, दूसरा शख्स कैंडिडेट की पुरानी सिचुएशंस पूछकर उनका कैरेक्टर और डिसीजन मेकिंग भी समझता है, और इस तरह वो कंपनी के लिए बेहतर लॉन्ग टर्म फिट ढूंढ लेता है। ये पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट की साइकोलॉजी रिसर्च से जुड़ा है। जब किसी कैंडिडेट की पर्सनल वैल्यूज कंपनी की वैल्यूज से मैच करती है, तो उनका परफॉर्मेंस और कंपनी में टिके रहने की दर, रिटेंशन दोनों बेहतर होते हैं। एक्शन अपने अगले इंटरव्यू प्रोसेस में स्किल्स के साथ साथ कैंडिडेट के कैरेक्टर और एनर्जी को भी साफ तौर पर एक्सप्लिसिटली इवैल्यूएट करें। अपने मौजूदा हायरिंग क्राइटेरिया में एनर्जी और कैरेक्टर फिट का एक सवाल आज ही जोड़ें। चैप्टर 7 पीपल मैनेजमेंट, लोगों को मैनेज करना। कोर एम्प्लॉयज को मैनेज करना सिर्फ उन्हें काम सौंपना नहीं है, ये उनकी ग्रोथ, उनका फीडबैक और उनके डेवलपमेंट को लगातार ट्रैक करने की एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। डीप राइटर का मानना है कि पीपल मैनेजमेंट सिर्फ साल के आखिर में होने वाले एनुअल रिव्यू तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत, ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, जहां एम्प्लॉयज को रेगुलरली पता हो
कि वो कंपनी में कहाँ खड़े हैं, उनकी ग्रोथ कैसी है और उनके करियर का फ्यूचर क्या है। रेगुलर और सच्चा फीडबैक एम्प्लॉयज को अचानक लगने वाले झटकों, सरप्राइजेस से बचाता है और भरोसा बढ़ाता है। एक एम्प्लॉय को साल के आखिर में पता चलता है कि उसकी परफॉर्मेंस उम्मीदों से कम थी। वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे पूरे साल कोई फीडबैक नहीं मिला था। दूसरी कंपनी में रेगुलर मंथली चेक इन्स होते हैं। वहां एम्प्लॉयज को हमेशा क्लियर रहता है कि वो कहां खड़े हैं। एक मैनेजर साल में सिर्फ एक बार फॉर्मल रिव्यू करता है। दूसरा मैनेजर अपनी टीम के साथ रेगुलर और इनफॉर्मल बातचीत करता रहता है। इससे प्रॉब्लम जल्दी पहचानी जाती है और सॉल्व भी हो जाती है। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की कंटिन्यूअस फीडबैक रिसर्च से जुड़ा है। एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए रेगुलर फीडबैक एनुअल रिव्यू से कहीं ज्यादा असरदार होता है। एक्शन अपनी टीम को फीडबैक देने के लिए एनुअल रिव्यू का इंतजार मत करें। आज ही अपनी टीम के किसी एक मेंबर के साथ एक छोटी इनफॉर्मल फीडबैक कन्वर्सेशन बातचीत करें। चैप्टर 8 पार्टिंग वेज, रास्ते अलग करना। कोर किसी एम्प्लॉय को नौकरी से हटाना कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर इसे सही तरीके से सम्मान, डिग्निटी के साथ और साफ कारणों के साथ किया जाए, बिना किसी अचानक झटके, सरप्राइज के, तो ये दोनों तरफ के लिए बेहतर होता है। डीप राइटर इस मुश्किल टॉपिक पर सीधे बात करते हैं। वो बताते हैं कि अगर परफॉर्मेंस को लेकर पहले से लगातार बात की गई है और एम्प्लॉय को पूरी क्लैरिटी दी गई है, तो नौकरी से निकाला जाना उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब ले ऑफ्स की जरूरत हो, तो इसे ट्रांसपेरेंसी और सम्मान के साथ करने से एम्प्लॉय की इज्जत बनी रहती है और बाकी बची हुई टीम का भरोसा भी नहीं टूटता। एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बिना किसी वार्निंग के अचानक लेव कर देती है। पूरी टीम में डर और अविश्वास फैल जाता है। दूसरी कंपनी पूरी तरह पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉलो करती है। वो साफ कारण बताती है, सपोर्ट देती है और सम्मान के साथ विदा करती है, जिससे बची हुई टीम का भरोसा कंपनी पर बना रहता है। एक मैनेजर किसी शराब परफॉर्मर को अचानक से निकालकर सरप्राइज दे देता है। दूसरा मैनेजर उस एम्प्लॉय से पहले ही कई बार ईमानदारी से बात कर चुका होता है, इसलिए आखिरी फैसला उस एम्प्लॉय के लिए भी सरप्राइज नहीं होता। ये ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस की रिसर्च से जुड़ा है। जब प्रोसेस फेयर और ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो नतीजा चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, बची हुई टीम का भरोसा और मोराल कम टूटता है। एक्शन, अगर कोई परफॉर्मेंस इशू काफी समय से पेंडिंग है जिसे आप इग्नोर करते आ रहे हैं, तो उसे आज ही एड्रेस करना शुरू करें ताकि आगे चलकर किसी को कोई सरप्राइज न मिले। चैप्टर 9 चेंज, बदलाव। कोर बदलाव का विरोध, चेंज रेजिस्टेंस होना बहुत नेचुरल है, लेकिन जो संस्थाएं बदलाव को साफ साफ एक्सप्लेन करती हैं, एम्प्लॉयज को उस प्रोसेस में शामिल करती है और लगातार कम्युनिकेट करती है, वो बदलाव को सफलतापूर्वक लागू कर पाती है। डीप राइटर बताते हैं कि बदलाव, चेंज अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब बदलाव को वराब तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है या एम्प्लॉयज पर बिना कोई कारण बताए उसे थोप दिया जाता है। सक्सेसफुल बदलाव के लिए क्यों, वाई को साफ साफ समझाना, एम्प्लॉयज को प्रोसेस में शामिल करना और बार बार उस बात को दोहराना जरूरी है। सिर्फ एक बार बता देना काफी नहीं होता। एक कंपनी बिना किसी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के एक नया सिस्टम लागू कर देती है। एम्प्लॉयज उसका विरोध करते हैं और सिस्टम को अपनाने, अडॉप्शन की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। दूसरी कंपनी वही बदलाव करते वक्त क्यों, वाई को साफ तरीके से समझाती है और एम्प्लॉय से फीडबैक लेती है। वहां लोग नए सिस्टम को बहुत जल्दी और आसानी से अपना लेते हैं। एक लीडर बदलाव की अनाउंसमेंट करके भूल जाता है, दूसरा लीडर उस बदलाव को बार बार याद दिलाता है और छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करता है। दूसरे केस में बदलाव लंबे समय तक टिकता है। ये चेंज मैनेजमेंट की मनोविज्ञान रिसर्च से जुड़ा है। जब लोग बदलाव का क्यों, वाई समझते हैं और खुद को उसमें शामिल महसूस करते हैं,
तो उनका विरोध काफी हद तक कम हो जाता है। एक्शन किसी भी बदलाव को लागू करते वक्त सिर्फ क्या हो रहा है ये न बताएं, बल्कि क्यों हो रहा है ये भी साफ साफ कम्युनिकेट करें। और एक बार नहीं, बार बार। आज ही अपनी टीम को किसी पेंडिंग बदलाव का क्यों समझाएं। चैप्टर 10 क्राइसिस मैनेजमेंट। कोर संकट क्राइसिस के दौरान ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, तेजी और जवाबदेही सबसे जरूरी होती है। जो कंपनियां संकट को छुपाने की कोशिश करती हैं, उनका नुकसान उतना ही बढ़ जाता है। लेकिन जो कंपनियां इसे खुलकर सामने रखती हैं, वो अपना भरोसा बचा लेती हैं। डीप एक्सप्लेनेशन राइटर के मुताबिक संकट को हैंडल करने में सबसे बड़ी गलती डिफेंसिव होना या सच को छुपाना है। सबसे सही तरीका यह है, जितनी जल्दी हो सके सच को स्वीकार करें, उसकी जिम्मेदारी लें और एक साफ एक्शन प्लान लोगों के सामने रखें। मामले में देरी करना और बात से इनकार करना, डिनायल, संकट को और बड़ा बना देता है। एक कंपनी अपने प्रोडक्ट में आई कमी को छुपाने की कोशिश करती है। इससे मीडिया और ग्राहकों का भरोसा पूरी तरह टूट जाता है। वहीं दूसरी कंपनी वैसी ही समस्या को तुरंत मानती है और एक ट्रांसपेरेंट एक्शन प्लान देती है। इससे ग्राहकों का भरोसा बना रहता है और ब्रांड को बहुत कम नुकसान होता है। एग्जाम्पल, एक लीडर संकट के समय चुप रहता है और इंतजार करो और देखो वाला रवैया अपनाता है। दूसरा लीडर तुरंत मामले को संभालता है, फैक्ट्स शेयर करता है और समाधान बताता है। दूसरा लीडर कहीं ज्यादा तेजी से भरोसा दोबारा कायम कर पाता है। ये क्राइसिस कम्युनिकेशन रिसर्च से जुड़ा है। पारदर्शिता और तेजी संकट के समय स्टेक होल्डर्स के भरोसे की सबसे अच्छी रक्षा करती है, जबकि बात टालने और छुपाने से भरोसा सबसे तेजी से खत्म होता है। एक्शन, जब भी कोई संकट या समस्या सामने आए, खुद से पूछें, क्या मैं इसे तुरंत और पारदर्शी तरीके से संभाल रहा हूं या बात टाल रहा हूं? अगर कोई पुराना मुद्दा पेंडिंग है जिसे आपने टाल रखा है, तो आज ही उसे खुलकर एड्रेस करें। चैप्टर 11 स्ट्रैटेजी, रणनीति। कोर अच्छी रणनीति, स्ट्रैटेजी बहुत जटिल नहीं होनी चाहिए। ये एक साफ और बड़ी दिशा होनी चाहिए जो सीधे तौर पर यह बताए कि कंपनी अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे बनाएगी, न कि कोई 100 पन्नों का भारी भरकम प्लान। डीप एक्सप्लेनेशन राइटर का स्ट्रेटेजी पर नजरिया अलग है। उनका मानना है कि स्ट्रेटेजी एक सीधा, बड़ा विचार होनी चाहिए। एक अच्छी स्ट्रेटेजी सिर्फ कुछ जरूरी सवालों के साथ जवाब देती है। मार्केट का हाल क्या है, हम क्या यूनिक फायदा उठा सकते हैं और हम उसे कैसे लागू करेंगे। इसके बाद पूरा फोकस उसे जमीन पर उतारने, एग्जीक्यूशन पर होना चाहिए, ना कि अंतहीन प्लानिंग पर। एक कंपनी महीनों तक एक जटिल स्ट्रेटेजिक प्लान बनाती है और जब तक प्लान तैयार होता है, मार्केट बदल चुका होता है और वो पुराना हो जाता है। दूसरी कंपनी एक सीधी और साफ स्ट्रेटेजिक दिशा तय करती है और तुरंत काम शुरू कर देती है, साथ ही मार्केट के हिसाब से खुद को ढालती रहती है। एग्जाम्पल, एक लीडर अपनी स्ट्रेटेजी को 50 स्लाइड की प्रेजेंटेशन में समझाता है, टीम कंफ्यूज हो जाती है। दूसरा लीडर अपनी स्ट्रेटेजी को एक सीधे वाक्य में समझाता है, टीम तुरंत समझ जाती है और काम में जुट जाती है। साइकोलॉजी, ये डिसीजन मेकिंग की कॉग्निटिव लोड रिसर्च से जुड़ा है। सरल और स्पष्ट रणनीतियां जटिल रणनीतियों से बेहतर ढंग से लागू होती है, क्योंकि लोग उन्हें आसानी से समझ और याद रख सकते हैं। एक्शन, अपनी स्ट्रेटेजी को एक सरल वाक्य में बताने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो जरूरत से ज्यादा जटिल है। अपने मौजूदा गोल्स को आज ही एक लाइन के स्टेटमेंट में लिखें। चैप्टर 12 बजटिंग, बजट बनाना। कोर बजट बनाने की पुरानी प्रक्रिया ट्रेडिशनल बजटिंग अक्सर नुकसानदायक होती है, जिसमें सिर्फ मोल भाव, नेगोशिएशन और टारगेट कम रखने की होड़ होती है। इससे बेहतर तरीका यह है कि रियलिस्टिक और स्ट्रेच गोल्स पर आधारित बजट बनाया जाए जो असली ग्रोथ को टारगेट करे। डीप राइटर ट्रेडिशनल बजटिंग की आलोचना करते हैं क्योंकि इसमें मैनेजर्स जानबूझकर अपने टारगेट्स कम रखते हैं,
जिसे सैंडबैगिंग कहते हैं, ताकि उन्हें आसानी से हासिल किया जा सके। इससे बेहतर तरीका यह है कि पिछले साल की परफॉर्मेंस से तुलना करके ऐसे एम्बिशियस टारगेट सेट किए जाएं, जो आपकी असली क्षमता और इच्छा को दिखाएं। एक कंपनी पुराने तरीके से बजट बनाती है। मैनेजर्स अपने नंबर बहुत सेफ और कम रखते हैं, जब वही कंपनी स्ट्रेच गोल वाला तरीका अपनाती है, यानी पिछले रिकॉर्ड के आधार पर बड़े लक्ष्य तय करती है, तो टीमें उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देती हैं, क्योंकि लक्ष्य बड़े थे। एक मैनेजर अपना टारगेट जानबूझकर कम रखता है ताकि वो आसानी से अचीव हुआ दिखे। दूसरा मैनेजर अपना टारगेट बड़ा और महत्वाकांक्षी सेट करता है। भले ही वो पूरा हासिल न हो, लेकिन कुल मिलाकर ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। ये गोल सेटिंग थ्योरी से जुड़ा है। खास और चुनौती भरे लक्ष्य आसान या औसत लक्ष्यों की तुलना में परफॉर्मेंस को कहीं बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते हैं। एक्शन अपने बजट या गोल सेटिंग प्रोसेस में सेफ टारगेट रखने के बजाय असली स्ट्रेच गोल्स सेट करें। अपने मौजूदा टारगेट्स को रिव्यू करें और देखें कि क्या वे सच में एम्बिशियस है या सिर्फ सेफ खेले जा रहे हैं। चैप्टर 13 ऑर्गेनिक ग्रोथ, आंतरिक विकास। कोर कॉन्सेप्ट टिकाऊ ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ दूसरी कंपनियों को खरीदने, एक्विजिशंस से नहीं, बल्कि कंपनी के अंदर से आती है। नए प्रोडक्ट्स, नए मार्केट और नई प्रतिभाओं को विकसित करने से। लॉन गटर में ऑर्गेनिक ग्रोथ ज्यादा भरोसेमंद होती है। डीप राइटर हाईलाइट करते हैं कि बहुत सी कंपनियां सिर्फ दूसरी कंपनियों को खरीदने, एक्विजिशंस के भरोसे ग्रोथ करना चाहती है, जबकि असली और टिकाऊ फायदा अंदरूनी ग्रोथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ से मिलता है। जैसे नई इनोवेशन, अपने मौजूदा ग्राहकों को बेहतर सेवा देना और नए मार्केट खोजना। यह तरीका थोड़ा धीमा हो सकता है, लेकिन ज्यादा मजबूत और टिकने वाला होता है। स्टोरी एक कंपनी सिर्फ दूसरी कंपनियों को खरीदकर आगे बढ़ती है, लेकिन बाद में उन्हें आपस में जोड़ने, इंटीग्रेशन और कल्चरल टकराव जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। दूसरी कंपनी अपने इंटरनल रिसर्च और इनोवेशन में निवेश करती है। वो धीरे लेकिन बहुत टिकाऊ तरीके से ग्रो करती है। एक बिजनेस अपने पुराने ग्राहकों की गहरी जरूरतों को नहीं समझता, बल्कि सिर्फ नए ग्राहक ढूंढता रहता है। दूसरा बिजनेस अपने मौजूदा ग्राहकों के लिए नए सॉल्यूशंस तैयार करता है, जिससे ऑर्गेनिक ग्रोथ अपने आप होने लगती है। साइकोलॉजी ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज रिसर्च से जुड़ा है। घर के अंदर तैयार की गई क्षमताएं, इंटरनली बिल्ट कैपेबिलिटीज, बाहर से खरीदी गई क्षमताओं के मुकाबले ज्यादा लंबे समय तक आजाद और मजबूत फायदा देती है। एक्शन अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी से ये सवाल पूछें, क्या मैं बाहर की कंपनियों को खरीदने पर ज्यादा निर्भर हूं या अपनी अंदरूनी क्षमताएं मजबूत कर रहा हूं? अपने मौजूदा संसाधनों के बीच आज ही ग्रोथ का कोई नया मौका ढूंढें। चैप्टर 14 मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, कंपनियों का विलय और अधिग्रहण। कोर कंपनियों के मर्जर, विलीन होना और अधिग्रहण, खरीदना अक्सर इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि कंपनियां सिर्फ पैसों और नंबरों पर फोकस करती हैं, लेकिन काम करने के तरीके, कल्चर और दोनों टीमों को आपस में जोड़ने की प्लानिंग को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। एक सफल डील के लिए दोनों चीजें बराबर जरूरी है। डीप राइटर बताते हैं कि कई बार कागजों पर मर्जर बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन वो फेल हो जाता है क्योंकि दोनों कंपनियों का वर्क कल्चर मैच नहीं करता या इंटीग्रेशन का कोई साफ प्लान नहीं होता। डील फाइनल होने से पहले ही ये सोचना बहुत जरूरी है कि दोनों संस्थाओं का कल्चर आपस में कैसे जुड़ेगा और कर्मचारियों को साथ लाने का ठोस तरीका क्या होगा। एक कंपनी पैसों के लिहाज से बहुत बड़ा और आकर्षक मर्जर करती है, लेकिन कल्चरल टकराव की वजह से कंपनी के मुख्य टैलेंटेड लोग नौकरी छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उस पूरी डील की वैल्यू मिट्टी में मिल जाती है। वही दूसरी कंपनी मर्जर से पहले कल्चर और इंटीग्रेशन की प्लानिंग बहुत सावधानी से करती है, जिससे ट्रांजिशन स्मूथ होता है और अच्छे लोग कंपनी में टिके रहते हैं। एक अधिग्रहण, एक्विजिशन में सिर्फ फाइनेंशियल चेकिंग, ड्यू डिलिजेंस की जाती है,
दूसरे अधिग्रहण में पैसों के साथ साथ कल्चरल मैचिंग की भी पूरी जांच होती है। नतीजा ये होता है कि दूसरा वाला मर्जर कहीं ज्यादा सफल साबित होता है। ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर फिट की रिसर्च से जुड़ा है। काम करने के तौर तरीकों का मेल न खाना, कल्चरल मिसअलाइनमेंट सबसे आम वजह है जिससे बड़ी बड़ी डील्स फेल हो जाती है। एक्शन किसी भी पार्टनरशिप या मर्जर से पहले सिर्फ नंबरों पर नहीं, बल्कि कल्चर और इंटीग्रेशन के प्लान पर भी गहराई से विचार करें। अगर कोई पार्टनरशिप अभी पाइपलाइन में है तो उसके कल्चरल फिट पहलू पर आज ही खुलकर चर्चा करें। चैप्टर 15 सिक्स सिग्मा गुणवत्ता सुधार। कोर सिक्स सिग्मा जैसी क्वालिटी इंप्रूवमेंट तकनीकें प्रोसेस की गलतियों को सिस्टमैटिक तरीके से कम करती है, लेकिन ये तभी काम करती है जब ये ग्राहकों की असली जरूरतों से जुड़ी हो, ना कि सिर्फ कागजी आंकड़े मैट्रिक्स दिखाने के लिए हो। डीप राइटर अपने सिक्स सिग्मा के अनुभव से बताते हैं कि क्वालिटी सुधारने की प्रक्रिया तभी दमदार होती है जब उसका मकसद वाकई ग्राहक के अनुभव को बेहतर बनाना हो, न कि सिर्फ कंपनी के अंदरूनी रिकॉर्ड चमकाना हो। सबसे बेहतरीन नतीजे तब मिलते हैं जब डेटा आधारित सुधार ग्राहक की असल समस्याओं को हल करते हैं। एक कंपनी सिक्स सिग्मा लागू करती है, लेकिन उसका पूरा फोकस सिर्फ अंदरूनी प्रोसेस मैट्रिक्स पर होता है, जिससे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं बढ़ता। दूसरी कंपनी सिक्स सिग्मा को सीधे ग्राहक की परेशानियों, पेन पॉइंट्स से जोड़ती है, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन में जबरदस्त सुधार आता है। एक टीम बिना ये सोचे कि इससे कस्टमर पर क्या असर पड़ेगा, अपनी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने में लगी रहती है। दूसरी टीम अपने हर सुधार को इस सवाल से जोड़ती है कि इससे ग्राहक को क्या फायदा होगा, और असली वैल्यू तभी बनती है। ये कस्टमर सेंट्रिक प्रोसेस इंप्रूवमेंट की क्वालिटी मैनेजमेंट रिसर्च से जुड़ा है। जो सुधार सीधे ग्राहक की वैल्यू से जुड़े होते हैं वही सबसे बड़ा बिजनेस इंपैक्ट देते हैं। एक्शन किसी भी प्रोसेस को बेहतर बनाने की शुरुआत करने से पहले खुद से पूछें, इससे ग्राहक कस्टमर को आखिर क्या फायदा होगा। अपनी मौजूदा कार्यशैली में किसी एक कमी को पहचानें और देखें कि उसका सीधा असर ग्राहक पर क्या पड़ रहा है। चैप्टर 16 फाइंडिंग द राइट जॉब, सही नौकरी चुनना। कोर सही नौकरी वही है जो आपकी स्किल्स, आपकी वैल्यूज और आपकी गहरी रुचि, जेन्युइन इंटरेस्ट तीनों के साथ पूरी तरह मेल खाती हो। सिर्फ सैलरी या बड़ा टाइटल देखकर फैसला लेने से लंबे समय तक मानसिक शांति और संतोष नहीं मिलता। डीप राइटर करियर के फैसलों के लिए एक साफ फ्रेमवर्क देते हैं। नौकरी चुनते वक्त सिर्फ मिलने वाले पैसों को न देखें, बल्कि ये भी परखें कि क्या वो रोल आपकी असली ताकत का इस्तेमाल करता है, क्या कंपनी की वैल्यूज आपके उसूलों से मेल खाती है, और क्या वो काम आपको अंदर से उत्साहित करता है। जब ये तीनों चीजें एक सीध में होती हैं, तो परफॉर्मेंस और संतुष्टि दोनों अपने आप आसमान छूने लगती है। एक प्रोफेशनल सिर्फ मोटी सैलरी देखकर ऐसी नौकरी चुनता है जिसमें उसका कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता। कुछ ही महीनों में उसे बर्नआउट, मानसिक थकान महसूस होने लगता है। दूसरा प्रोफेशनल ऐसी नौकरी चुनता है जो उसके पैशन और स्किल्स दोनों से मेल खाती है। भले ही वहां सैलरी थोड़ी कम हो, लेकिन उसकी संतुष्टि और परफॉर्मेंस दोनों हमेशा हाई रहती है। एक कैंडिडेट सिर्फ बड़ा डेसिग्नेशन, टाइटल देखकर जॉब ऑफर स्वीकार कर लेता है। दूसरा कैंडिडेट कंपनी की वैल्यूज, काम की नजाकत और अपने खुद के इंटरेस्ट तीनों को परखता है। दूसरे इंसान का करियर सेटिस्फैक्शन ज्यादा लंबे समय तक टिकता है। यह करियर साइकोलॉजी की पर्सन जॉब फिट रिसर्च से जुड़ा है। जब आपकी स्किल्स, इंटरेस्ट और वैल्यूज नौकरी के साथ अलाइन होते हैं, तो काम में मजा और परफॉर्मेंस दोनों काफी बढ़ जाते हैं। एक्शन नौकरी बदलने या चुनने के किसी भी फैसले से पहले खुद से पूछें, क्या ये रोल मेरी स्किल्स, मेरी वैल्यूज और मेरे इंटरेस्ट तीनों से मैच करता है। अपनी मौजूदा नौकरी का इसी 3 कसौटियों पर मूल्यांकन करें और देखें कि कहां गैप है। चैप्टर 17 गेटिंग प्रमोटेड, प्रमोशन पाना। कोर कॉन्सेप्ट प्रमोशन सिर्फ जार करने से नहीं मिलता, बल्कि अपनी जिम्मेदारी से ज्यादा डिलीवर करने, टीम में पॉजिटिव एनर्जी लाने और अपने तय दायरे,
बाउंड्रीज से बाहर निकलकर काम करने से मिलती है। डीप एक्सप्लेनेशन राइटर प्रमोशन को लेकर एकदम साफ और प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। सिर्फ अपना दिया हुआ काम चुपचाप अच्छे से करते रहना काफी नहीं है। जो लोग प्रमोट होते हैं वे लगातार अपनी उम्मीदों से बढ़कर काम करते हैं। ऐसे नए इनिशिएटिव्स लेते हैं जिन्हें कोई और हाथ नहीं लगाना चाहता और अपनी सकारात्मक ऊर्जा से पूरी टीम को ऊपर उठाते हैं। स्टोरी एक एम्प्लॉय सालों तक अपना मिला हुआ काम पूरी ईमानदारी से करता है, लेकिन कभी प्रमोट नहीं होता क्योंकि वो कभी अपनी नौकरी की सीमा से बाहर एक कदम भी नहीं गया। दूसरा एम्प्लॉय आगे बढ़कर नए प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी लेता है, टीम का हौसला बढ़ाता है और बहुत जल्दी प्रमोट हो जाता है। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय सिर्फ अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन की लकीर का फकीर रहता है। दूसरा एम्प्लॉय उससे आगे बढ़कर कंपनी के लिए एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट करता है और दूसरे इंसान को नेचुरल तरीके से पहचान और तरक्की मिलती है। साइकोलॉजी ये ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर की रिसर्च से जुड़ा है। जो कर्मचारी अपनी तय भूमिका से आगे बढ़कर योगदान देते हैं उनके आगे बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज होती है। एक्शन स्टेप अपनी मौजूदा नौकरी में एक ऐसा काम या इनिशिएटिव ढूंढे जिसे कोई और नहीं उठा रहा और उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले। आज ही अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से एक कदम आगे जाकर कोई छोटा सा एक्स्ट्रा योगदान दे। चैप्टर 18 हार्ड स्पॉट्स, वर्किंग फॉर अ डिफिकल्ट बॉस बटा लेऑफ्स, मुश्किल दौर, कठिन बॉस या छंटनी। कोर करियर में मुश्किल दौर, चाहे वो कोई कठिन बॉस हो या अचानक नौकरी जाना, ले ऑफ आना तय है। आप इन हालातों को कैसे संभालते हैं, यही बात आपके लंबे करियर की दिशा तय करती है। डीप राइटर करियर के ऐसे तनावपूर्ण पलों के लिए बहुत प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। अगर आपका बॉस मुश्किल है तो आपके पास रास्ते होते हैं। अपना तरीका बदलना, उनसे सीधे बात करना या फिर आगे बढ़ना, लेकिन हमेशा खुद को पीड़ित, विक्टिम मानकर बैठे रहना कभी मदद नहीं करता। जहां तक ले ऑफ की बात है, इसे अपनी नाकामी न समझें, बल्कि तुरंत अगला कदम प्लान करें। एक एम्प्लॉई अपने मुश्किल बॉस से सालों तक बिना कुछ एक्शन लिए बस मन ही मन परेशान रहता है, लेकिन जब वो उस स्थिति का सीधे सामना करता है तो या तो रिश्ता सुधर जाता है या वो पूरी हिम्मत के साथ वहां से आगे बढ़ जाता है। दोनों ही सूरतों में उसका मानसिक सुकून बढ़ जाता है। एक प्रोफेशनल नौकरी जाने के बाद महीनों तक डिप्रेशन और निराशा में डूबा रहता है, वही दूसरा प्रोफेशनल लेव को एक ट्रांजिशन पॉइंट मानकर तुरंत अपना अगला कदम प्लान करना शुरू कर देता है और बहुत जल्दी संभल जाता है। ये करियर साइकोलॉजी की रेजिलियंस, मुश्किलों से उबरने की क्षमता रिसर्च से जुड़ा है। जो लोग झटकों को हमेशा के लिए नाकामी मानने के बजाय एक अस्थायी और ठीक होने वाली स्थिति मानते हैं, उनका करियर और मेंटल रिकवरी बहुत तेज होती है। एक्शन करियर के किसी भी मुश्किल दौर में खुद से पूछें, क्या मैं इस स्थिति में सिर्फ रोना रो रहा हूं, विक्टिम बन रहा हूं या कोई एक्शन ले रहा हूं? अगर कोई काम वाली जगह पर दिक्कत चल रही है तो उसे सुलझाने के लिए आज ही एक ठोस कदम उठाएं। चैप्टर 19 वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस। कोर कॉन्सेप्ट परफेक्ट बैलेंस जैसी कोई चीज नहीं होती। असली तरीका यह है कि आप हर दौर में अपनी प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज को होशपूर्वक चुनें और बिना किसी गिल्ट, अपराध बोध के अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लें। डीप राइटर साफ तौर पर बताते हैं कि बैलेंस कोई ऐसी रुकी हुई या फिक्स स्थिति नहीं है जिसे हासिल किया जा सके। ये लगातार लिए जाने वाले फैसलों की एक श्रृंखला है। कभी आपका करियर प्रायोरिटी होगा तो कभी परिवार। दोनों चीजें हमेशा एक साथ 100% बैलेंस नहीं रह सकती। असली हुनर यह है कि आप अपने फैसले होश में रहकर लें और बिना बात के गिल्ट महसूस न करें। एक प्रोफेशन हमेशा अंदर ही अंदर गिल्ट में रहता है। जब वो ऑफिस में होता है तो परिवार की फिक्र करता है और जब परिवार के साथ होता है तो काम की टेंशन लेता है। जब वो होशपूर्वक अपनी प्राथमिकताएं तय करना शुरू करता है कि इस वक्त मेरे लिए क्या जरूरी है, तो उसका गिल्ट कम होता है और वो जहां भी होता है पूरी तरह मौजूद रहता है।
एक पेरेंट बिना सोचे समझे सिर्फ अपनी रूटीन की वजह से अपने बच्चे के किसी जरूरी स्कूल इवेंट को छोड़ देता है। वही दूसरा पेरेंट सूझबूझ से प्राथमिकताएं तय करता है कि कब काम में पूरी जान लगानी है और कब परिवार को समय देना है, और अपनी पसंद के फैसले साफ सोच के साथ लेता है। ये वर्क लाइफ रिसर्च के रोल कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्शियस चॉइस से जुड़ा है। जब लोग अपने समझौते, ट्रेड ऑफ्स अपनी मर्जी से और होश में चुनते हैं तो उनका तनाव और अपराध बोध काफी कम हो जाता है। एक्शन परफेक्ट बैलेंस की तलाश छोड़कर हर चरण में खुद से पूछें, इस समय मेरी असल प्राथमिकता क्या है और मैं इस फैसले को कैसे निभाऊंगा। आज ही अपने इस हफ्ते की प्राथमिकताओं को साफ साफ कागज पर लिखें, काम और पर्सनल लाइफ दोनों के लिए। चैप्टर 20 दैट नेक्स्ट जॉब, अगली नौकरी। कोर कॉन्सेप्ट करियर में आपका अगला कदम सिर्फ पुरानी जगह से भागने का जरिया नहीं होना चाहिए। ये एक सोचा समझा फैसला होना चाहिए जो आपकी लंबी तरक्की और असली दिलचस्पी से मेल खाता हो। डीप राइटर अपनी इस किताब के आखिरी करियर चैप्टर में इस बात पर जोर देते हैं कि नौकरी बदलना शुरुआती झल्लाहट में नहीं, बल्कि सोच समझकर होना चाहिए। सिर्फ अपनी मौजूदा जॉब से तंग आकर बिना किसी अगली दिशा के जॉब छोड़ देना अक्सर इंसान से वही पुरानी गलतियां दोबारा करवा देता है। बेहतर तरीका यह है कि आप अपनी अगली छलांग को अपने लंबे समय के गोल्स, अपनी स्किल्स और अपने सच्चे इंटरेस्ट के हिसाब से परखें। एक प्रोफेशनल अपनी मौजूदा नौकरी से ऊबकर बिना सोचे समझे कोई भी नई जॉब पकड़ लेता है और कुछ ही महीनों में वही पुरानी झुंझलाहट फिर से सामने आ जाती है। वही दूसरा प्रोफेशनल अपने अगले कदम को बहुत सावधानी से तौलता है, अपनी लंबी अवधि की दिशा को ध्यान में रखकर, और उसकी वो नई भूमिका वाकई संतोषजनक निकलती है। एग्जाम्पल, एक कैंडिडेट सिर्फ ये सोचकर ऑफर स्वीकार कर लेता है कि बस यहां से किसी तरह निकलना है। दूसरा कैंडिडेट पूछता है, क्या ये रोल मेरे आने वाले 5 साल की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा? दूसरे इंसान का फैसला ज्यादा टिकाऊ और सही साबित होता है। साइकोलॉजी ये करियर सेल्फ मैनेजमेंट की रिसर्च से जुड़ा है। गोल ओरिएंटेड और सोच समझ कर लिए गए करियर के फैसले सिर्फ तात्कालिक गुस्से या झुंझलाहट में लिए गए फैसलों से ज्यादा संतुष्टि और तरक्की देते हैं। एक्शन स्टेप करियर का अगला कदम उठाने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं इसे सिर्फ यहां से भागने, एस्केप के लिए ले रहा हूं या सच में अपनी तरक्की के लिए? अपने लंबे समय के करियर गोल्स को एक लाइन में लिखें और देखें कि आपका आज का रास्ता उससे मेल खाता है या नहीं। आउटरो मॉड्यूल। तो दोस्तों, हमने देखा मिशन एंड वैल्यूज, एक स्पष्ट और सटीक दिशा जो आपको बताती है कि आप कैसे जीतेंगे। कैंडर, खुली और ईमानदार बातचीत ही काम की रफ्तार और भरोसा लाती है। डिफरेंशिएशन, बेहतर काम करने वालों को पहचानिए और कमजोर परफॉर्मेंस वालों को ईमानदार फीडबैक दीजिए। वॉइस एंड डिग्निटी, संस्था के हर स्तर पर लोगों की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। लीडरशिप, अपनी टीम को आगे बढ़ाना ही असली लीडरशिप है, न कि उन्हें कंट्रोल करना। हायरिंग, सिर्फ स्किल्स मत देखिए, बल्कि इंसान का कैरेक्टर और उसकी एनर्जी भी परखिए। पीपल मैनेजमेंट, रेगुलर और सच्चा फीडबैक आपको अचानक मिलने वाले झटकों से बचाता है। पार्टिंग वेज, जब रिश्ते टूटे या किसी को हटाना पड़े तो पूरी गरिमा और पारदर्शिता के साथ फैसले लें। चेंज, बदलाव के पीछे का क्यों, वाई साफ साफ और बार बार कम्युनिकेट करें। क्राइसिस मैनेजमेंट, संकट के समय पारदर्शिता और तेजी ही आपके भरोसे को बचाती है। स्ट्रैटेजी, जटिल योजनाओं से बेहतर है एक सरल और स्पष्ट दिशा। बजटिंग, सेफ टारगेट मत रखिए, बल्कि ऐसे असली और बड़े लक्ष्य चुनिए जो तरक्की को बढ़ाएं। ऑर्गेनिक ग्रोथ, असली और टिकाऊ ग्रोथ हमेशा अंदर से आती है। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, कंपनियों के मिलने पर काम करने का तौर तरीका, कल्चर भी नंबरों जितना ही जरूरी है। सिक्स सिग्मा, सुधार की हर प्रक्रिया ग्राहक की असली जरूरतों से जुड़ी होनी चाहिए। फाइंडिंग द राइट जॉब, सही नौकरी वही है जहां आपकी स्किल्स, आपकी वैल्यूज और आपका पैशन तीनों एक सीध में हो।
गेटिंग प्रमोटेड, तरक्की पाने के लिए अपनी तय सीमा से बाहर निकलकर योगदान दीजिए। हार्ड स्पॉट्स, करियर के मुश्किल दौर में रोना मत रोइए, बल्कि एक्शन लीजिए। वर्क लाइफ बैलेंस, कोई परफेक्ट बैलेंस नहीं होता, अपने फैसले होश और सूझबूझ से लीजिए। दैट नेक्स्ट जॉब, हर नया कदम असली तरक्की के लिए होना चाहिए, न कि महज कहीं से भागने के लिए। इस पूरी किताब का सार, वन लाइन टेक अवे यही है, जीत कोई इत्तेफाक नहीं है, ये साफ उसूलों, ईमानदार बातचीत और मजबूत अनुशासन का नतीजा है। चाहे आप किसी टीम को लीड कर रहे हो या अपना खुद का करियर बना रहे हो। अगर ये ऑडियो आपको मददगार लगा तो इसे लाइक करना न भूलें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपने करियर या बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसी ही दमदार ऑडियो बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, जीत एक मानसिकता, माइंडसेट है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। तो आज से ही अपने हर फैसले में स्पष्टता और ईमानदारी लाना शुरू करिए। एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स, होस्ट पंकज कुमार राज।